नमस्कार। आज विभाग विरोध में हम चर्चा करेंगे देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की। उसके कारण है अभी ताजा मांग ये है कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को नियुक्त किया जाए। यह ताजा मांग है। अब इसमें कई पेच हैं। यूपीए का जब गठन हुआ और अभी जो है तो उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी स्वाभाविक रूप से इसलिए बनी कि यूपीए में सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस है। उसके 52 सदस्य पार्लियामेंट में हैं, जबकि एनसीपी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के मात्र 5। ऐसे में अगर सोनिया गांधी की जगह जो स्वाभाविक दावेदार है, बता दो, शरद पवार को बनाने की मांग उठती है तो कुछ अजीब तो लगता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आकांक्षा की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में यूपीए को खड़ा करने की बात आती है, तो स्वाभाविक रूप से शरद पवार का नाम सामने आता है। क्योंकि शरद पवार की सांगठनिक क्षमता, उनकी निजी लोकप्रियता सर्वविदित है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जबकि एक कटु सत्य यह है जो स्थापित हो चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार को देश ने स्वीकार नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया। न तो सोनिया गांधी को किया, न राहुल गांधी को, न प्रियंका को किया। यह एक सच है, एक बहुत ही कड़वा सच है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे में निजी कुंठा और निजी महत्वाकांक्षा का त्याग कर सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आना ही होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में स्वयं को यूपीए खड़ा करना चाहता है। ऐसे में एक अनुभवी सांगठनिक क्षमता वाला नेतृत्व तो चाहिए ही, क्योंकि बहुत हो गया, काफी दिन, कई वर्ष हो गए गांधी परिवार विफल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसे में अगर शरद पवार जैसे व्यक्ति को अगर वो चेयरपर्सन बनाया जाता है यूपीए का, तो निश्चित रूप से सबसे पहली बात क्या होगी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से लेकर अन्य जो दल हैं वो सभी एकजुट होकर उनके नेतृत्व में यूपीए के साथ आ जाएंगे। आज स्थिति यह है कि ममता बनर्जी तो साफ साफ उन्होंने एक तंज कसा कि यूपीए है कहाँ, कोई यूपीए नहीं है। और ममता बनर्जी के भारतीय राजनीति में उनकी जो एक गंभीर मजबूत पैठ बनी है, उससे इनकार नहीं किया सकता, उनको साथ लेना ही होगा। आज स्थिति क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश है देश में, महाराष्ट्र, वहां पर अगर शिवसेना नेतृत्व की महाविकास आघाड़ी अगर सत्ता में है कांग्रेस और एनसीपी के साथ, तो इसके शिल्पकार भी शरद पवार रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग हुए, दोनों में टूट हुई, तब ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र बिखर जाएगा। लेकिन वो शरद पवार की क्षमता थी, शरद पवार की सूझबूझ थी कि उस कांग्रेस को भी वो साथ लाए जो ये पहले से घोषित था कि न तो कांग्रेस कभी शिवसेना के साथ जाएगी, न शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ आएगा। लेकिन एक मंच पर आए और आज 2 वर्षों में सफलतापूर्वक उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व में वो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है। यह एक उदाहरण है। और अब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान, अपनी पैठ मजबूत करती जा रही है, उसका विस्तार होता जा रहा है और 2024 का लोकसभा चुनाव अब निकट है। ऐसे में अगर उसे चुनौती देना है तो एक मजबूत विपक्ष को सामने खड़ा करना पड़ेगा। और अगर यूपीए को मजबूत करना है तो सारा मैंने जो कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और ये सब छोड़कर उसका त्याग करके आपको संगठन मजबूत करने के लिए एक सक्षम नेतृत्व को सामने लाना होगा।
शरद पवार सर्वथा उसको योग्य होते हैं। शरद पवार को स्वयं गांधी परिवार सामने आकर शरद पवार को वो अगर नेतृत्व सौंप दे तो ये आशा की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को यूपीए से कड़ी चुनौती मिलेगी। मैं दोहरा दूं, मैंने कहा कि ममता बनर्जी भी साथ आ जाएंगे, अन्य छोटे छोटे जो भी दल हैं वो सभी आ जाएंगे। आपको ध्यान दिला दूं कि जब विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने कांग्रेस का त्याग किया था, छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किया था, अगर उस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो संभवतः डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह शरद पवार प्रधानमंत्री बने होते और तब देश का नक्शा दूसरा होता है। शायद उसके बाद 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती, ये एक संभावना है। ये जब हम तुलना करते हैं नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार और शरद पवार की नेतृत्व क्षमता की, तो यह सत्य उभर करके सामने आता है। तो अतः यह एक माकूल समय है, क्योंकि मैंने कहा कि अब 2024 का चुनाव सामने है और यह तो तय जानिए, अगर 2024 में परिवर्तन नहीं होता, अगर विपक्ष कड़ी चुनौती नहीं देता है, तो फिर अगले कई वर्षों तक ये कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, अन्य दल हो, वो भूल जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग कर पाएंगे। व्यवस्था के लिए एक खतरे का संकेत है। लोकतंत्र में बार बार जब हम एक मजबूत विपक्ष की चर्चा करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कांग्रेस को मजबूत करो, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस ही है जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ है, उसके कार्यकर्ता हर जगह है और पहचान के रूप में, एक राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस की पहचान है। ऐसे में सब कुछ पूरा देश चाहेगा, हर लोकतंत्र प्रेमी चाहेगा कि शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व सौंपा जाए। मैं जैसे कहा है कि ममता बनर्जी, बंगाल जैसा एक, महाराष्ट्र के बाद बंगाल का महत्व आता है और बंगाल के विषय में एक मशहूर कहावत है, पहले से आप सभी को ज्ञात होगा, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। यह एक प्राचीन कहावत है। बंगाल जो आज सोचता है, भारत कल सोचता है। वो उनके नेतृत्व क्षमता और एक राष्ट्रीय स्वीकृति को चिन्हित करने वाले ये कहावत को ध्यान में रखते हुए बंगाल को, अर्थात ममता बनर्जी को यूपीए में लाना ही होगा। जब तक वो साथ नहीं आती है, यूपीए छिन्न भिन्न बना रहेगा, कमजोर बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती के बाद तो दूर, स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे में अगर यह मांग उठती है यूपीए चेयरपर्सन के रूप में शरद पवार को सामने लाया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह समयोचित मांग है और इस पर गंभीरता से विचार करते हुए और त्याग करना होगा गांधी नेहरू परिवार को। जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उन्हें त्याग करना होगा राष्ट्र हित में, दल के हित में और स्वयं अपने हित में। वो सामने आए और वो शरद पवार को ले आए। कोई जरूरी नहीं है। आज थोड़ी वैसे कहेंगे कि दावा तो बनता है सोनिया गांधी का है, चूंकि वो लोकसभा में उनके 52 सदस्य हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के तो मात्र 5 सदस्य। ये ठीक है, स्वाभाविक रूप से दावा बोलता है, लेकिन राष्ट्रीय जरूरत, राष्ट्रीय इच्छा और मजबूत विपक्ष और मजबूत लोकतंत्र की जब चर्चा करेंगे, उनकी जरूरतों की पूर्ति की बात होगी, तो फिर गांधी परिवार को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। सो बेहतर यह हो कि शरद पवार को यूपीए की कमान सौंप दे और प्रतीक्षा करें। अभी समय 2 साल का, करीब 2.5 साल का समय बाकी है चुनाव में, और उनकी जो सांगठनिक क्षमता है, उनका जो अपनी निजी लोकप्रियता है, उसका लाभ यूपीए को मिलेगा और तब भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिलेगी। यह अभी नहीं कहा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को वो पराजित कर देगी, लेकिन हाँ, वो चुनौती ऐसी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को भी स्वयं काफी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि एक यह जो चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होती है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बार बार आती रही
तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं यह बता दूं, औरों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कद्दावर नेता हैं, उनका भी यही मानना है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश के सामने आते हैं, तो मैं यहां दोहरा दूं, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण कद्दावर नेता की बात, कि तब फिर आप लोकतंत्र भूल जाइए। यह बाहर की बातें छोड़ी, ये अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की सोच है। ऐसे में खतरा तो सामने है, यह दुखद है और हम चाहेंगे कि ये कभी भी ये सच साबित नहीं हो, लेकिन जब बात उठी है तो उस पर चर्चा तो होगी, समाधान कारक उपाय खोजने होंगे, कदम उठाने होंगे। और फिलहाल यही लगता है कि यूपीए जो सबसे बड़ा संगठन है विपक्ष के रूप में जो सामने है, उसमें नेतृत्व परिवर्तन हो और शरद पवार जैसे शख्सियत को सामने लाया जाए, उन्हें कमान सौंपी जाए। यूपीए के चेयरपर्सन के रूप में उन्हें लाने की मांग का समर्थन करते हुए देश चाहेगा कि शरद पवार नेतृत्व संभाले, नेतृत्व करे। और यह किसी एक पार्टी और दल के हित की बात नहीं है, लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र की रक्षा के जरूरी है कि मजबूत विपक्ष रहे। और उसको मजबूती देने के लिए जब तक मजबूत नेतृत्व सामने नहीं आएगा, यह संभव नहीं हो पाएगा। और फिर दोहरा दूं कि चूंकि नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व को देश नकार चुका है, यह एक कड़वा सच है, इसे स्वीकार करे नेहरू गांधी परिवार, इसे स्वीकार करे, आत्ममंथन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसे स्वीकार करते हुए वो नेतृत्व परिवर्तन के लिए यूपीए के चेयरपर्सन के पद पर शरद पवार को आसीन स्वयं करे, आगे बढ़कर करे, तब शायद जो आशंका देश में व्यक्त की जा रही है लोकतंत्र को लेकर के, उस पर एक विराम लग जाए। सो मित्रों, यह बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र के हित में, मजबूत विपक्ष के हित में और भारत के हित में कि यूपीए की कमान शरद पवार को सौंप दी जाए नेहरू गांधी परिवार से बाहर आकर। धन्यवाद।